Hello and good morning everyone. I welcome you all at Diverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 25th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see what are the important topics which we are going to discuss here. First topic is stubble burning, air pollution. Second is NCRF as a framework. That NCRF को हम as a framework use कर सकते हैं in a higher education institution which can play a crucial role here. Okay. Next we will talk about unemployment rate has not fallen. यहाँ पर report आई है and that report is saying that India's unemployment rate is still not decreasing. It is same है अभी भी. यहाँ पर हम देखेंगे last में हम बात करेंगे fact check unit के बारे में. So these are the important topics which we are going to cover here. So let's move ahead. But before moving ahead, आपको इस पूरे analysis की PDF कहाँ मिलेगी? Eduverse IAS. This is a Telegram channel. You can join this Telegram channel via link. Link is provided in the description box. You can directly join from the link or you can search Eduverse IAS. You will find this channel in the Telegram. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा वी वॉन्ट आंसर्स एपेक्स कोर्ट सीक्स रिपोर्ट ऑन स्टबल बर्निंग फ्रॉम पैनल ऑन एयर क्वालिटी. ओके, यहाँ पर एपेक्स कोर्ट क्या होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट को ही हम क्या कहते हैं? एपेक्स कोर्ट यहाँ पर कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो स्टबल बर्निंग है ना, तो पैनल से ये कहा है कि ये स्टबल बर्निंग आप ये मत करिए. एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये जो केस है स्टबल बर्निंग का, ये कहा जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन जो है कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है आपका, है ना, कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर मान लीजिए ए पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी ये बी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये ए पॉलिटिकल पार्टी इसको ब्लेम कर रही है कि इनके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और ये पॉलिटिकल पार्टी इसे ब्लेम कर रही है कि नहीं नहीं ये तो इनके कारण हो रहा है, इनके उसमें हुआ था. तो द केस ऑन स्टबल बर्निंग कमिंग अप इन द सुप्रीम कोर्ट कोइंसाइड विद हरियाणा असेंबली इलेक्शन. हरियाणा में यहाँ पर क्या होने वाले हैं? हरियाणा के जनरल इलेक्शन होने वाले हैं. So pollution is not a political game where one state shift the blame to another depending on the ruling political dispensations. तो यहाँ पर हम pollution क्या एक political game नहीं है जहाँ पर आप क्या करते रहे, एक political party जो blame है इसको एक दूसरे की तरफ यहाँ पे shift करती रहे. Okay, so this pollution is a murder of health of the people. अब हमें यहाँ पर बहुत सारे cases दिखाई देते हैं जहाँ पर due to this air pollution वहाँ के बच्चों को health issues हो रहे हैं, लोगों को यहाँ पर इतने सारे health issues हो रहे हैं. अब स्टबल बर्निंग क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं. सो स्टबल बर्निंग क्या होता है? लाइक आपका जैसे कि अभी विंटर्स आने वाले हैं, अभी यहाँ पर आपका मानसून था. मानसून में आप सभी को पता है यहाँ पर राइस की खेती की जाती है. जब यहाँ पर राइस की खेती की जाती है उसको यहाँ पर इसका कटाई वगैरह सब कुछ हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, राइस के कुछ स्टबल्स रह जाते हैं, मतलब कि खेत में आपने देखे होंगे यहाँ पर ऐसे उनकी जो मतलब कटिंग होने के बाद यहाँ पर हार्वेस्टिंग वगैरह सारी चीजें जो हो जाती हैं तो स्टबल्स रह जाते हैं. तो उन स्टबल्स को एक एक करके निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है. तो फार्मर्स क्या करते हैं, वहां पर आग लगा देते हैं जिसके कारण वो एक साथ ही यहाँ पर जल जाता है. लेकिन इस आग को लगाने के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मोक आपका प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या बनता है, अब यहाँ पे विंटर्स आने वाले हैं, ये विंटर्स यहाँ पर कोइंसाइड हो जाता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन को क्रिएट करता है. ओके, स्पेशली इन दिल्ली वाले एरिया में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है ड्यू टू दिस स्टबल बर्निंग. ओके, सो अभी यहाँ पर देखते हैं फर्दर आगे क्या चीजें निकल कर आती हैं. सो एयर पॉल्यूशन के बारे में देखते हैं. एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड एयर पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर दैट आर हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ एंड the health of other living things or impair the climate or material. तो इसमें एयर पोल्यूशन की बात करते हैं. इसे आप जीएस पेपर, ये जो आपका टॉपिक है इसे जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन से आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं. वहां पर आपका पूरा एक टॉपिक है एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन क्या है आपने देख लिया. अब डिफरेंट क्या होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं. अब कौन कौन सी ये एयर पॉल्यूटेंट्स है ये देखिए. आपके यहाँ पर मेनली हम बात करते हैं गैसेस हैं. कुछ गैसेस हैं लाइक अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. पार्टिकुलेट की बात करते हैं. पार्टिकुलेट्स आपके बहुत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होते हैं एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो पॉल्यूटेंट्स दैट डायरेक्टली कॉज एयर पोल्यूशन आर नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. मतलब जिनके कारण डायरेक्टली यहाँ पे एयर पोल्यूशन आपका होता है, सो उन्हें हम क्या कहते हैं, नोन एज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. ओके, सो ये हुए हमारा क्या, एयर पोल्यूशन. अब हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? सो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आपका 2014 में लॉन्च होता है. इसका जो आउटलाइन है, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विद इन हिज विसिनिटी. सो यहाँ पर हमारा क्या है, आउटलाइन क्या है, 1 नंबर
वन कलर वन डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी। मेजरमेंट की बात करते हैं, इसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स है, तो उनके मेजरमेंट यहाँ पर लाइक पार्टिकुलेट मैटर PM10, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड। तो ये है कुछ हमारे एयर क्वालिटी इन पॉल्यूटेंट्स के बेस पर, मतलब कि एयर में इनकी कितनी क्वालिटी है उस बेसिस पर यहाँ पर क्या किया जाता है, एयर क्वालिटी को मेजर किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द NCRF एज अ फ्रेमवर्क फॉर वेल राउंडेड एजुकेशन। सो व्हाट इज दिस NCRF? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करते हैं। बेस्ड ऑन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी रिपोर्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वील द ड्राफ्ट NCRF इन 2022 में ये ड्राफ्ट आता है, और आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत यहाँ पर ये क्या होता है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को लेकर आया जाता है। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस को सेट किया गया है फॉर द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन अडॉप्टिंग द क्रेडिट सिस्टम। इसमें आपका एक क्रेडिट सिस्टम होता है। इस क्रेडिट सिस्टम का जो इसमें क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है चीजें। सो इसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो भी क्या कर सकते हैं, NCRF को यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके तहत यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्रेडिट्स को अर्न कर सकते हैं इन वेरियस एक्टिविटीज। लाइक यहाँ पर जो वेरियस असेसमेंट्स होते हैं, वेरियस यहाँ पर एक्टिविटीज होती है, तो उन एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पर क्रेडिट को अर्न किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लासरूम टीचिंग में, लैब में, यहाँ पर अटल टिंकरिंग में, लेबोरेटरीज में, रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, स्पोर्ट्स, गेम, योगा। तो आर्ट, कोई भी आर्ट है आपका, म्यूजिक है, हैंडीक्राफ्ट है, सोशल वर्क में अगर आपने किया है, नेशनल क्रेडिट क्रॉप है, नेशनल सर्विस स्कीम एक्टिविटीज में अगर आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, तो अगर इफ यू आर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, तो इसके थ्रू बच्चे क्या कर सकते हैं, क्रेडिट्स को अर्न कर सकते हैं। ओके, so the position of those who remain baffling, immune to dynamic and forward-looking nature of the NEP 2020 is inherent problematic। तो यहाँ पर अभी जो चीजें मतलब कि प्रॉब्लमेटिक होती जाती है, तो अगर यहाँ पर हमारा करिकुलम चेंज होता है इस बेसिस पर, तो यहाँ पर जो क्रेडिट्स है उसको अर्न किया जा सकता है। लाइक अभी हमारा क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो जो एक यहाँ पर हमें न्यू एडॉप्शन चीजें लेकर आनी होगी। लाइक लेट अस नॉट प्रमोट एन एलिटिस्ट ब्रांड ऑफ हायर एजुकेशन बाय नॉट सपोर्टिंग रिफॉर्मर्स इन हायर एजुकेशन। So these reforms are necessary for the डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल इक्विटी। तो यहाँ पर हमें अगर देखिए, पढ़ाई तो होती रहती है, बस पढ़ाई के साथ साथ हमें ये जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज है इनको भी क्या करना होगा, इसमें इंक्लूड करना होगा। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट्स को अर्न कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्रेडिट्स को यहाँ पर अर्न किया जा सकता है। सो पर्पस क्या है इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, स्टैब्लिशिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलम। तो यहाँ पर हम होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को लेकर आना चाहते हैं। इसमें हम यहाँ पर ज्यादातर जो एक डिस्टिंग्विश होता है ना, एक डिफरेंस होता है, लाइक ये आर्ट का सब्जेक्ट है, ये साइंस है, ये सोशल साइंस है, कॉमर्स है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आर्ट वाला बच्चा है तो वो लैब में जाकर यहाँ पे चीजों को परफॉर्म करके उसके थ्रू भी अगर उसको इंटरेस्ट है, अगर साइंस वाला बच्चा है उसको अगर आर्ट में इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो एक तरीके से जो डिफरेंस है बिटवीन द सब्जेक्ट उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। गिविंग स्टूडेंट्स क्रेडिट फॉर एवरी एकेडमिक स्किल्स एक्सपीरियंस। तो उनके पास यहाँ पर जो भी वो एक्सपीरियंस को गेन करते हैं, कोई भी स्किल को यहाँ पर गेन करते हैं, तो इसके थ्रू यहाँ पर बच्चों को क्रेडिट दिया जाएगा। इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ कोर लर्निंग। इससे क्या होगा, उनकी जो कोर लर्निंग है उसको इनहेंस किया जाएगा, और जो कि हमारे फाउंडेशनल एंड कॉग्निटिव दोनों में ही इंक्लूड किया जाएगा। इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इसमें इंस्टीट्यूशंस को क्या बेनिफिट्स होंगे। सो प्रमोटिंग स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर क्या होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई आर्ट का कॉलेज है, आर्ट्स का, यहाँ पर ये साइंस का है, तो इनके बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्या होगा, आपको कोलैबोरेशन होगा। मेकिंग क्रेडिट मैकेनिज्म सिंपलर एंड यूनिफॉर्म। इससे जो क्रेडिट मैकेनिज्म होगा वो आपका सिंपल होगा, यहाँ पर रिसर्च और इनोवेशन पर ज्यादा फोकस होगा। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड, और जो इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर आपका इनहेंस होगा। गवर्नमेंट की बात करते हैं, सो NCRF इज एक्सपेक्टेड टू असिस्ट द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसके थ्रू क्या हो सकता है कि लाइक बच्चों का जो एनरोलमेंट हो वो आपका और ज्यादा बढ़ेगा, कॉम्प्लीमेंटिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो इसमें गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्या करना है, स्किल को प्रमोट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा साइंस की कैटेगरी से आता है, लाइक किसी ने साइंस ले लिया है, बायो ले लिया है, मैथ्स ले लिया, वॉट एवर इट इज, तो वो आर्ट की फील्ड में नहीं जा सकता। वो भी जा सकता है, अगर उसको इंटरेस्ट है वो जाकर वहां पर क्रेडिट अर्न कर सकता है, उसमें जो भी स्किल्स है। इससे क्या होगा, आपका जो हमारा एक मोटिव है, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो NCRF विल अलाउ स्टूडेंट टू अटेंड NSQF अप्रूव फाउंडेशनल स्किल डेवलपमेंट बाय
इंडस्ट्री एंड बी एम्प्लॉयबल। इससे क्या होगा, जैसे कि आपके पास अलग अलग टाइप की कैटेगरीज मतलब की स्किल्स हैं, तो इससे क्या होगा, आपको जॉब भी इजिली, इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पर क्या होगा, फायदा होगा। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करें, सो टेकिंग द विजन ऑफ NEP 2020 enable the integration of academic and vocational domain to ensure flexibility and mobility between the two, thus mainstreaming skill and vocational education। तो यहाँ पर जो हमारी मेन स्ट्रीम स्किल्स हैं और वोकेशनल एजुकेशन को एक साथ क्या किया जाएगा, इनेबल किया जाएगा और इसमें मोबिलिटी को इनहेंस किया जाएगा। इनेबल स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ मेन स्ट्रीम एजुकेशन टू री एंटर द एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या कर सकते हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन भी वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो जो भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू उनको एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में फिर से लेकर आया जा सकता है। दे कैन री एंटर द एजुकेशन सिस्टम प्रमोटिंग रिकॉग्निशन द प्रायर लर्निंग। इसमें यहाँ पर जो प्रायर लर्निंग्स है फॉर वर्कर्स एंड हु हैव अक्वायर्ड नॉलेज स्किल इनफॉर्मली थ्रू ट्रेडिशनल फैमिली इनहेरिटेंस वर्क एक्सपीरियंस। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनकी फैमिली में कोई चीजें चली आ रही है, तो उनको उस चीज का मतलब कि नॉलेज होता है, लेकिन उन्होंने उसमें कोई कोर्स नहीं किया। लाइक कोई कंप्यूटर है, आपके घर में कंप्यूटर है, आपको यहाँ पर अच्छी खासी कोडिंग वगैरह आती है, लेकिन आपने कोई मतलब कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया, लेकिन आपको उसका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अदर मीन्स है, तो इससे आप क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं और जो कि आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होगा। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज नॉट फॉलन लेबर सर्वे। तो यहाँ पर अभी भी आपका क्या होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, यहाँ पर अभी जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 अभी इसकी रिपोर्ट रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि नो मेजर चेंजेस इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई भी हमें मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। सो देयर इज अ माइनर इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर। थोड़ा सा यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें थोड़ा सा माइनर चेंज देखने को मिला है, ऑल्दो यहाँ पर वैसा हमें कोई मेजर चेंज अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ है। ओके, फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अभी भी हमारे पास कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। ओके, मतलब कि जॉब की कंपेरिजन में देखें। अब इसमें बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। हाँ, यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन इन विमेन इन वर्क फोर्स, ये थोड़ा सा आपको इंप्रूव होता हुआ नजर दिखाई देगा कि इसमें हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है। द सेंटर हैड फेस क्रिटिसिज्म for the growing unemployment rate and decrease in the number of women in job। तो यहाँ पर अभी जैसे कि सेंटर ने इसमें क्रिटिसिज्म, अब इसमें देखिए पूरी यहाँ पर क्या है, आपका स्टैटिक्स है, क्या है, द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन said that in rural areas the labor force participation rate increase 50। अब यहाँ पर सेंटर का जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम है, उन्होंने उनका जो स्टैटिस्टिक्स वो नंबर है वो निकाला। उसके तहत आप देखेंगे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल एरिया में, यहाँ पर देखिए रूरल एरिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ है आपका, अगर देखा जाए तो 50.7% था 2018 में। अब ये आपका इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 63.7%। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो अर्बन एरिया में 47.6% से आपका कितना 52% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारे स्टैटिक्स सामने आते हैं, ये गवर्नमेंट के स्टैटिक्स हैं। फिर इसमें भी कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ मेल्स हैं उसमें भी हमें यहाँ पर क्या देखने, और फीमेल्स में भी हमें लाइक मेल्स की बात करते हैं तो 75.8% से लेकर 78.8% इंक्रीज हुआ है। फीमेल्स की बात करते हैं तो 23.3 से लेकर 41.7% यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है। बट स्टिल हमें ये भी देखना होगा कि 2018 और आज क्या है आपका 2024, यहाँ पर उसके साथ साथ आपका यहाँ पर डेमोग्राफिक में भी चेंज हुआ है, यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है। तो उस बेसिस पर अगर हम देखें तो अभी इतना ज्यादा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज Why the fact checking unit was invalidated। अभी हाल ही फिलहाल में 20 सितंबर की बात है, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 उसके तहत यहाँ पर जो फैक्ट चेक यूनिट को स्टैब्लिश किया गया था टू आइडेंटिफाई द फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो भी ऑनलाइन कंटेंट अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पर आपकी कंटेंट है, जो भी यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है, अगर उसके तहत कोई फॉल्स, फेक और मिसलीडिंग आपकी इंफॉर्मेशन आती, कोई कंटेंट आता है, तो ये जो फैक्ट चेक यूनिट है उसको वो क्या कर देगी, यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर देगी। ठीक है, तो यहाँ
पर अभी क्या हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वेग बताते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया है। अब आप सभी को पता है इसमें एक तरीके से क्या हुआ, लॉ को चैलेंज किया गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2023। तो 2023 में इन रूल्स को थोड़ा अमेंड किया गया था और आपका आईटी रूल जो 2021 थे उनको भी अमेंड किया गया था। इसमें ये था कि अमेंडमेंट क्या था आपका, ये मेन अमेंडमेंट आता है आपका, इसमें मेनली ये था कि एक फैक्ट चेक बॉडी को क्या किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इसमें ये कहा था पीआईबी ही आपकी क्या होगी, फैक्ट चेक यूनिट होगी। इसमें लेकिन ये कहा कि पर्टेनिंग द बिजनेस ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी बिजनेस होता है या फिर कोई गवर्नमेंट कुछ भी यहाँ पे योजना लेकर आती है, पॉलिसी लेकर आती है, लेकिन अगर उसके तहत में कोई फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ पर पीआईबी अगर ऑर्डर देती है, कोई भी आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक हुआ, आपका इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब, कुछ भी एक्सवाइजेड है, तो वहां पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना होगा, उसे तुरंत ही डाउन करना होगा। सो यहाँ पर जो रूल नंबर 3 था उसे स्पेसिफिकली यहाँ पर अमेंड किया गया था। रिक्वायर्ड सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज to make reasonable efforts to prevent users from uploading or transmitting any content flagged by the center फैक्ट चेक यूनिट एज मिस इन्फॉर्मेशन। अगर फैक्ट चेक यूनिट ने ये कहा कि ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, ये फॉल्स है, ये फेक है चीजें, तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स है उन्हें यहाँ पर चीजों को जो भी हमें जो मतलब कि यूजर्स को उसको अपलोड करने से यहाँ पर प्रिवेंट करना होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या करना है, एक सेफ हार्बर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। लेकिन क्या सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर मतलब फेक इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और भी यहाँ पर आपके इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक रिलीजन के बेसिस पर आपके यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज फैलाई जा सकती है। आपकी कम्युनिटी के बेसिस पर यहाँ पर फैलाया जा सकता है कि पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है इसके तहत में यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर हेल्थ कोई ड्रग है उससे रिलेटेड यहाँ पर हो सकता है, लाइक आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं 2020 का कोरोना के टाइम पे, यहाँ पे कितनी सारी मिसलीडिंग आपको इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज देखने को मिलती है। तो इसमें इसके तहत यहाँ पर ये कहा कि एक तरीके से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दूसरा हम बात करते हैं जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, मीडिया है, तो हमारा जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल जो 19 है ये इसका क्या कर रहा है, वॉल्यूशन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी स्ट्रक डाउन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा केस है कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब फर्दर देखते हैं इसमें क्या चीजें निकल कर आएंगी। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट इज लाइकली टू अपील द डिसीजन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली सिंस दैट 2021 आईटी रूल्स आर करेंटली अंडर द चैलेंज। जो 2021 के आईटी रूल्स हैं ऑलरेडी यहाँ पर चैलेंजिंग है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर अभी चैलेंज में चल ही रहे हैं। अभी फर्दर हम ये देखते हैं पूरा मामला आपका कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और उससे क्या चीजें निकल कर आती हैं, वी विल सी दैट। ओके, सो दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे। तो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।